नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी भी गजब हैं। जैसे ही 4 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ, उन्होंने डंडा उठा के फिर मध्यम वर्गीय परिवारों की तरफ इशारा कर दिया कि बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बैंड बजने वाली है। उद्योगपतियों के लिए 7 खून माफ, सारा पैसा माफ और मध्यम वर्गीय परिवार का जीना हराम। क्या सरकार है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से आज मैंने बड़े जबरदस्त इन विषयों पे बातचीत की। आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगा ये सरकार आपको कैसे मूर्ख बना रही है। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। मलिक साहब, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपील करी, खर्चा मत करिए, पेट्रोल कम चलाइए, घी तेल का खर्चा कम करिए, सोना मत खरीदिए, टाइप की इस तरह की बातें बहुत सारी। मैंने तुरंत अपने 1-2 मित्रों से कहा कि मैं एक नौकर रखना चाहता हूँ, तो पैसे तो नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन खाना 2 वक्त का खाना दे दूंगा। तो मेरे मित्र एक आदमी को ले आए कि भैया ये आदमी बड़ा परेशान है, ये 2 वक्त की रोटी दे दोगे तो काम कर देगा ये। तो उसने मुझसे पूछा कि करना क्या है। मैं कहा पास में गुरुद्वारा है और लंगर चलता है, एक थाली खुद खानी है और एक थाली मेरे लिए लेके आनी है। तो बात मजाक मजाक की है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी सबको लंगर में लगाने की योजना बना रहे हैं क्या। चुनाव के बाद ये वाला भाषण याद आया कि खर्चा मत करो, कढ़ाई का खर्चा बचाओ, गैस का खर्चा बचाओ, और जितने पैसे बचे वो अंबानी और अडानी को दे आओ, देश में उद्योगपतियों को दे आओ, तुम लोग और गरीब हो जाओ। क्योंकि हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम 7-8 हजार करोड़ की नई पार्लियामेंट बना देंगे, नया जहाज खरीदेंगे, मंत्रियों को और 5 स्टार होटल में घुमाएंगे और भव्य आयोजन करेंगे, मीडिया को हजारों करोड़ रुपए देंगे। लेकिन मध्य वर्गीय परिवार के लोग, तुम गरीब हो जाओ थोड़ा सा, तुम कटोरा तुम्हारे हाथ में मैं देने वाला हूं। चुनाव के बाद लगभग यही भाव है क्या प्रधानमंत्री जी का। मुझे लगता है कि गरीब और मध्यम वर्ग तैयार हो जाए कि हाथ में कटोरा बस अब आने ही वाला है। आपको क्या लगता है। संजय जी देखिए, अभी जैसे 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और 28 फरवरी से युद्ध की शुरुआत हो गई थी और संकट के बादल बाकी देश के मुकाबले भारत में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रभावित थे तेल के मामले में, उर्वरक के मामले में, खाद के मामले में, फर्टिलाइजर के मामले में, गैस के मामले में। लेकिन सरकार को कभी कोई चिंता नहीं हुई। सरकार तो सिर्फ पार्टी के लिए चुनाव जीतने में लगी हुई थी, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लगातार जहां जहां चुनाव थे वहां वहां पे जाके वो चुनाव जीतने में लगे हुए थे। कभी भी उन्होंने इस तरह की चीज, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के हालात के बारे में कभी कोई चिंता जाहिर प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं की। बीच में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रात को 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तो हम जैसे औसत बुद्धि के लोगों को ये लगा था कि आज शायद जो है देश के संकट पे कुछ डिस्कशन प्रधानमंत्री जी करेंगे और बताएंगे कि भारत में जो रिजर्व था तेल, उसमें धीरे धीरे कटौती हो रही है, उसमें घटती हो रही है। इसलिए वो कुछ ऐसा आह्वान करेंगे लोगों से, भाई तेल कम खर्च करो, पैसा बचाओ, और कुछ सुझाव बताएंगे कि हम इस तरह से कर रहे हैं कि अब हमें परमिशन मिल गई है अमेरिका से कि हम रशिया से तेल खरीद सके, इस तरह की कुछ बात करेंगे। लेकिन जब हमने वो संबोधन सुना प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है महिलाओं को आरक्षण नहीं देने दे रहा है, महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और जब हमने देखा कि वो तो आरक्षण महिलाओं का 2023 में ही हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले लोगों को भरमाने का और चुनावी हथकंडा वो उस दिन उन्होंने यूज किया था, और उसका तमाम प्रयोग उन्होंने दूरदर्शन के लिए किया था, और उसको दूरदर्शन को निजी पार्टी के लिए उन्होंने प्रयोग किया था, और बड़े निराश उदास लोग हुए थे। संजय जी, बात यह है कि कल जो है वहां पे मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है वेस्ट बंगाल में, तमाम राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी को एकाएक आकाशवाणी हो गई है, या रात को सपना आ गया है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है संकट में है, देश में अर्थव्यवस्था पे संकट आया हुआ है, देश में आर्थिक हालात खराब हो चले हैं। ये प्रधानमंत्री जी को एकाएक हैदराबाद में कैसे याद आ गया जाके। क्या ये माना जाए कि चुनाव की वजह से अभी तक बोल नहीं रहे थे, हालत तो खराब पहले से ही है।
और अब आप जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। जनता को आप कह रहे हैं सीधे सीधे कि पेटी कस लीजिए, अब जो है बहुत तेजी से गाड़ी चलने वाली है, पेटी बांध लीजिए। यानी कि आप समझ लीजिए उनका इंडिकेशन सीधे सीधे है कि आज रात को तेल के रेट बढ़ जाएं या कल सुबह तेल के रेट बढ़ जाएं। तेल के रेट अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं। और संजय जी, तेल के रेट नहीं है, उसमें पेट्रोल डीजल गैस के रेट नहीं है, उसमें खाद के रेट भी बढ़ेंगे, खाद्यान्न के रेट भी बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थ के रेट भी बढ़ेंगे, तेल के रेट भी बढ़ेंगे, जो खाने वाला तेल है। तो आप ये सोचिए कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो मध्यम वर्ग है, वो क्या करेगा? वो तो पहले ही महंगाई की उसने कमर तोड़ रखी है, आगे उसके साथ क्या होगा इसकी चिंता कौन करेगा? क्योंकि जब कोई इस तरह की बात शुरू होती है और संकट पे बात होती है या कोई गहन विचार विमर्श होता है, वहां जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं और वो आवाज दब जाती है। तो क्या हम देश को किस प्रकार से लेके जा रहे हैं? आपने देखा है कि अब तमाम लाओ लश्कर जो है, जो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में तंबू तना हुआ था सर्कस का, वो सब उखड़ गया है वहां से, और सब गाड़ियां भर भर के जो है लखनऊ की तरफ जो है वो कूच कर दिया उन्होंने। अब लखनऊ कूच चल रहा है। अब अगला सर्कस आपको यूपी में देखने को मिलेगा, लखनऊ से वो संचालित होगा। तो क्या आप खाली चुनाव जीतने के लिए हथकंडे चलाएंगे या देश के लिए भी कुछ चिंता करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कोई सरकार की योजना नहीं बताई कि हम क्या कर रहे हैं, हम इमरजेंसी में कैसे करेंगे, अपना कुछ नहीं बताया उन्होंने जनता को बता दिया कि भाई सोना खरीदना बंद कर दो, ब्याह शादी में जो बारात आए उसके लिए कढ़ाई कम चढ़ाओ, तेल कम खर्च करो, दोनों तेल कम खर्च करो, कोयला कम खर्च करो, पैसा कम खर्च करो। तो वो जनता को बता रहे हैं, वो हम खुद क्या करेंगे ये नहीं बता रहे हो। तो इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि देश के हालात आने वाले समय में कैसे होने वाले हैं। और जो रेट बढ़ेंगे, देखिए अगर तेल के रेट संजय जी बढ़ेंगे तो बाकी चीजों के रेट स्वतः बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे, जैसे ही निर्यात के रेट बढ़ेंगे, आयात के रेट बढ़ेंगे, तो बाकी चीजों के रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। और देश में मध्यम वर्गीय के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा। जो सबसे गरीब है वो तो 5 किलो राशन चल ही रहा है, उसको तो चिंता है नहीं, और बाकी जो ऊपर वाले हैं उनको वैसे चिंता नहीं है। अब जो मध्यम वर्ग है वो पीसेगा अभी। जी मलिक साहब, मुझे बड़ा तरस आता है इस मध्यम वर्गीय परिवार पर। कोरोना में अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे, बेड नहीं थे, बेड थे, दवाएं नहीं थी, लोगों को जलाने के लिए चिताएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, इतना बुरा हाल था पूरे देश का। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से विश्वगुरु जी ने अपील करी कि बालकोनी में आ जाओ, लाइटें जलाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ। सब बेचारे वही करने लगे, गोबर से नहाओ, गोबर से लेप करो, गाय का मूत्र पियो, जो कह रहे थे वो सब कर रहे थे। मध्यम वर्गीय परिवार इनको भगवान विष्णु का अवतार बता रहे थे। और देश में अगर किसी की बैंड सबसे ज्यादा बजाई है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो मध्यम वर्गीय परिवार की बजाई है। मध्यम वर्गीय परिवार की हालत वैसी है जो गांव में कहावत की जाती है, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। उनको लगता है ये मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएगा, ये तो हमने भगवान राम का मंदिर बनवा दिया, हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी, इसी बात से खुश होगा। सोसाइटी के अंकल आंटियां प्रचार करते रहेंगे और ये इसी बात से खुश रहेगा। अब मुझे लगता है कि जो संदेश है उसका मतलब भाव यही निकल रहा है कि दोबारा से मध्यम वर्गीय परिवार की बैंड बजने जा रही है। तो ये देश का मध्यम वर्गीय परिवार कब तक ये लात सहेगा? अभी भी उतने भाव विभोर रहेगा। कलकत्ता में जिता देगा सरकार को, असम में जिता देगा सरकार को, और सरकार लगेगी ये तो मूर्ख हैं, ये तो बस केवल हम शरणार्थियों को भगा देंगे, हम घुसपैठियों को भगा देंगे, ऐसी बातों में बनते रहेंगे। इनके ऊपर कितना भी बोझा लाद दो, ये गधे की तरह बोझा लादते रहेंगे। आज गधे के नाम पे खबर याद आई कि गधे भी डायनासोर की तरह विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि देश में तो गधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपका क्या मानना है, मध्यम वर्गीय परिवार की अभी कितनी और बैंड बजनी बाकी है? नहीं, देखिए संजय जी, अगर आप देखें मध्यम वर्गीय हो और चाहे निम्न वर्गीय हो, कमर सबकी टूटी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार, अगर पिछले मोटा मोटी हम 10 साल उठा लें, पिछले 10 साल में सरकार ने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे मध्यम वर्गीय थोड़ा मजबूत हो? मुझे तो कोई चीज दिखाई देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 लाख भी नहीं दिए इन्होंने। अभी आपने देखा 2 दिन पहले पटना में किस प्रकार से लाठीचार्ज किया है
जो युवा बेरोजगार थे, जो नौकरी मांग रहे थे, तो जो रोजगार मांगते हैं उनको लठ देते हैं और वही पुलिस लठ पिलाती है उनको। तो ये काम यहाँ पे मध्यवर्गीय के साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज संजय जी, आप जब जांच करते हैं और किसी भी चीज का विश्लेषण करते हैं, तथ्यों को देखते हैं, आज ही मैं देख रहा था, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं कि देश में लगभग 70,000 से ज्यादा स्कूल कंप्लीट बंद हो चुके हैं। हजारों बच्चे स्कूलों से बाहर हो चुके हैं। 14,000 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, जिनको स्कूल छूट गया है जिनका। आप ये सोचिए कि स्कूल आप धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, निजी स्कूलों को आप बढ़ावा देते जा रहे हैं। ये तो छोटे स्कूल का हाल है। अब अगर बड़े जो संस्थान है, डिग्री जहां से मिलती है, वो युवा डिग्री ले रहे हैं, मोटा जो है बैंक से लोन लेके डिग्रियां लेते हैं और वो डिग्री हिलाते घूम रहे हैं, कहीं उनको नौकरी मिल नहीं रही है और बैंक ब्याज के लिए जो है घर पे आना शुरू कर दिया है। वो दो तरफा फंस गए हैं। इस डिग्री का क्या करें, रोजगार मिल नहीं रहा और बैंक अपना लोन वापस मांग रहा है। तो ये हालत देश में मध्यम वर्गीय की है, युवाओं की है, क्योंकि मध्यम वर्गीय व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी बाकी चीजों में कटौती कर लूं, लेकिन बच्चे को तो पढ़ा लूं, कम से कम वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बखत जरूरत में जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी भी ये जो है कुछ सेवा पानी करेगा, अगर कुछ कमाएगा तो। लेकिन जब इस तरह के हालात बन जाते हैं कि बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है, तो वो फिर क्या करे? इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। आप अगर पिछले 10 साल में देखें, कोई भी सरकारी संस्थान एजुकेशन का, सरकारी संस्थान हेल्थ का या दूसरे किसी सब्जेक्ट का सरकारी संस्थान नहीं बना है, निजी संस्थान बन रहे हैं। आप सारे स्कूलों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को आप बंद कर दे रहे हैं या मर्ज कर दे रहे हैं दूसरों में। तो इससे मध्यम वर्गीय कहां जाएगा? मध्यम वर्गीय का ध्यान भटकाने के लिए आप जो है उसको धार्मिक उन्माद में फंसाए हुए हैं, धार्मिक अनुष्ठान में फंसाए हुए हैं। अभी आपने जिक्र किया कि कोविड में जब हालात बेकाबू हो गए, तब इन्होंने कहा कि बालकोनी में आके टॉर्च जलाइए, बालकोनी में आके थाली और ताली बजाइए। तो इसके मायने आप समझते हैं इससे क्या होगा कोरोना में, जब महामारी चल रही है? तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है, मैंने आपको पहले ही कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई समाधान नहीं बताया। उन्होंने कहा भाई आप तो अपनी तैयारी कर लीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने तो आपको बता दिया परिस्थितियां खराब होने वाली हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए। उन्होंने तो बता दिया है, अब करना नहीं करना आपको है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि जो धरातल पे हालात होंगे, वो हालात कैसे होंगे। पहले ही जो युवा और बेरोजगार और जो निम्न वर्ग परेशान है, वो क्या करेगा? अभी आपने परिस्थिति देखी नोएडा में, भले ही आप उसको राजनीतिक रंग देते रहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते रहे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब देखिए पाकिस्तान नोएडा में आके कुछ भी एक्टिविटी कर देता है और हमारी सिक्योरिटी, अमित शाह जी का पूरा गृह मंत्रालय, हमारी हमारी तमाम डिफेंस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और पाकिस्तान इतना भारी भरकम टेक्नोलॉजी वाला देश है जो हमारे यहाँ नोएडा में आके भी एक्टिविटी कर देता है, हमारे यहाँ लाल किले के पास आके बम पटका देता है, हमारे तमाम स्टेशनों पे वो कैमरे लगा के चला जाता है और लाइव वही पाकिस्तान में बैठ कर देखता है। ये हमारी सिक्योरिटी है। तो इसलिए देश में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है। आपने देखा कितना हास्यास्पद था, प्रधानमंत्री जी की वीडियो चल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री बने हैं वेस्ट बंगाल के, 2016 की वो शारदा घोटाले की सीढ़ी उनकी चल रही है और वो प्रधानमंत्री जी एक्टिंग कर करके बता रहे हैं कि जेब में ऐसा पैसा रख लेते थे और चेहरा बड़ा मासूम था उनका। वो मासूम चेहरा कैसे हो गया? जैसे कीचड़ लपेटा उसके ऊपर और नहलाया, उनको कमल ऐसे खिल गया, उनका चेहरा कमल की तरह खिल गया वॉशिंग मशीन में से निकलते। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि आप जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने आप दुराचारी हैं, जितने आप भ्रष्ट हैं और जितने भी दुनिया भर के आप में उल्टे सीधे काम आप करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उतना ही बड़ा पद आपको देगी, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो। महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री देख लीजिए आप, एक तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी आ गई हैं, और दूसरे वाले तो है ही। तो उनके ऊपर भी क्या क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे और बाद में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। देश में क्या हो रहा है, देश में क्या होने वाला है, खाड़ी संकट
भारत को कितना प्रभावित करेगा, हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी। जी, आपने बीच में महिला आरक्षण की, महिलाओं की बात करी तो मुझे एकदम याद आ गया, बंगाल का शायद वो सीन था, सास भी कभी बहू थी की हीरोइन हमारी स्मृति ईरानी जी, जो कभी मोदी जी के सबसे बड़ी करीबी नेता हुआ करती थी, और बीच में तो उनकी टीम, मीडिया टीम, उनकी पीआर की टीम उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रही थी कि योगी आदित्यनाथ के बाद स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। मंच पर बेचारी ने प्रधानमंत्री को 2 बार हाथ जोड़ के नमस्ते करी। प्रधानमंत्री ने देखा तक नहीं उनकी तरफ। स्मृति ईरानी को आज तक कई बार प्रायोजित पेश करने की कोशिश करता रहा है। उनके एक पीएस थे, वो रिलायंस में एक साहब नौकरी किया करते थे, बाद में वो जमीनों के धंधे में आ गए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी के एक नेता के संग हजारों करोड़ों की जमीनों का घोटाला कर डाला, और बाद में वो एक और सज्जन थे, शायद संजय नाम था उनका नाम भी संजय था, आपका नाम राशि था उनका नाम राशि था। तो स्मृति ईरानी के पीएस बने, प्रधानमंत्री कार्यालय जांच वाच कराई। तो आजकल ऐसे ही एक बयाना मीडिया ग्रुप ने ठेका उठा रखा है, स्मृति ईरानी को फिर से प्रायोजित स्थापित करने का। इंटरव्यू दिखाते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बेचारी 2 बार हाथ जोड़ के यूं हिला रही हैं हाथ, प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते का जवाब तक नहीं दिया। इतना क्यों गुस्सा है प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी से? और उनके हाथ में थोड़ी ना थी कि किशोरी लाल शर्मा से जानबूझ के हार जाती, उनके कर्म ऐसे थे, अमेठी में हार गई चलो, लेकिन हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी बेइज्जती क्यों करी स्मृति ईरानी की, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना एक अंदाज है कि वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो पक्ष वाले हों, चाहे विपक्ष वाले हों, जब वो किसी चीज को यूज कर लेते हैं तो खाली लिफाफा फेंक दिया करते हैं। चाहे छोटा लिफाफा हो, चाहे बड़ा थैला हो, चाहे कोई बैग हो। अब आप अडवाणी जी को ले लीजिए। अब उन्होंने जब वहां पे उसी स्टेज की, जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं जहां पे उन्होंने नमस्ते नहीं लिया, उसी स्टेज पे उन्होंने एक 98 ईयर ओल्ड जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वहां के, उनका बड़ा सम्मान किया। तो वहां इतना सम्मान उनका किया तो अडवाणी जी को बड़ी याद आई होगी, अडवाणी जी का भी दिल मचला होगा, क्योंकि अडवाणी तो उनसे छोटे ही हैं, 98 के हुए नहीं, अडवाणी जी शायद 1-2 साल नीचे हैं। तो ये कहाँ पे सम्मान करना है, किसका सम्मान करना है, किसका सम्मान नहीं करना है, वो मोदी जी उस ध्यान में करते हैं। तो हमें लगता है कि जितना प्रयोग, जितना सदुपयोग, जितना उपयोग राजनीति में होना था स्मृति ईरानी जी का, राहुल गांधी को चुनाव हराना था, वो हार के हुए, अब वो रिटायर होकर अपना चली गई हैं। अब उनको भी आके बेइज्जत होने के लिए मंच पे नहीं आना चाहिए था। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं कि जब आप बार बार आपको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है तो आपको आना ही नहीं चाहिए, आपको मुंबई में ही रहना चाहिए। और आपका तो रुतबा बढ़ गया है, आप केंद्र में मंत्री रह ली हैं, आपने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल के इतने बड़े नेता को हरा के, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को हरा के आपका नाम जो है इतिहास में आ गया है, तो आपको तो फिल्मों में एंजॉय करना चाहिए, अभी सीरियल में एंजॉय करना चाहिए। अब आप पहले आपने बनाया था कि सास भी कभी बहू थी, अब आप बहू उल्टा बना दीजिए उसको, बहू भी कभी सास बनेगी, ये चला दीजिए। तो इस तरह का कोई नया सीरियल शुरू कर दीजिए, आपका तो सीरियल बन ही जाएगा। और बाकी अब तो दूरदर्शन पे भी चल जाएगा, क्योंकि वो प्रसून वाजपेयी जी आ गए हैं अब तो, प्रसून जोशी आ गए हैं, तो वो तो मुंबई से ही आते हैं। तो अब तो आप उस तरह का करिए, मोदी जी के आगे पीछे घूमने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मोदी जी एक बार आज मुझे बता रहा था कोई कि कुंभ का लोगो शायद या कुछ ऐसे डिजाइन किया था प्रसून जोशी ने, करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए थे उनको, करोड़ों रुपए। प्रसून जोशी ने करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए कमा डाले इन बीजेपी की सरकारों से। मजे ऐसी चाटुकारों के। देखिए संजय जी, प्रसून जोशी को मैं शीला दीक्षित के जमाने से जानता हूं। ये कांग्रेस के जमाने में भी इन्होंने, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र की कांग्रेस सरकार हो, तब भी इन्होंने खूब कार्यक्रम उनके किए, खूब पैसे कमाए हैं। देखिए इनका काम तो पैसे कमाना है, क्यों इसमें कई सारे आपको ऐसे पत्रकार नहीं दिखते, ऐसे नेता नहीं दिखते जो कांग्रेस में भी थे, अभी भाजपा में भी हैं। तो ऐसे ही प्रसून भी है, प्रसून जोशी क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे कोई प्रसून जोशी में कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। कल को अगर किसी तीसरे दल की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रसून जोशी वहां चले जाएंगे, वो कहेंगे हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हमारे तो दादाजी भी कांग्रेस में रहे हैं,
हम तो बस परिस्थिति जनने वहां चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा क्या लेना देना भाई, हम तो कांग्रेस ही हैं पक्के। वो तो हम जैसे मूर्ख लोग रहेंगे बाहर जो अभी पेल रहे हैं। आज ही मैं अपना एक पुराना आर्टिकल पढ़ रहा था, जब एमएमटीसी का चेयरमैन बनाया था आनंद शर्मा, वाणिज्य मंत्री थे, आनंद शर्मा ने अपनी पसंद के अपने एक चहेते व्यक्ति को एमएमटीसी का चेयरमैन बनाया, तो मैंने एक स्टोरी लिखी थी उनके खिलाफ जब कांग्रेस की सरकार थी। तो हम तो सरकार के पीछे लट लेके चलने वाले लोग हैं, जो अभी किसी और पार्टी की सरकार बनेगी उसके पीछे लट लेके ये सब क्रांतिकारी लोग हैं, ये सब वहीं पहुंच जाएंगे। आप सूची बनाना शुरू कीजिए पत्रकारों की, नेताओं की, इस तरह के चाटुकारों की, दरबारियों की, कवियों की, तो आपको बहुत लंबी सूची बन जाएगी संजय जी, कि जो उस टाइम जो है कांग्रेस के साथ भी थे और आज भाजपा के साथ भी हैं। ये वही लोग रहते हैं। आप वेस्ट बंगाल की बात करिए, जो लेफ्ट के साथ थे वो ममता बनर्जी के साथ आ गए थे, अब ममता बनर्जी से बीजेपी में आ गए, दुकानें तो उन्हीं की चलेंगी। मैं तो बहुत बारीकी से अध्ययन किया हुआ है दिल्ली में, कई सारे ऐसे व्यापारी, कई सारे ऐसे चाटुकारी हैं दिल्ली में जो शीला दीक्षित के साथ भी थे, फिर जो है केजरीवाल के साथ रहे, और अभी भारतीय जनता पार्टी में जिंदाबाद बोल रहे, वो कह रहे हम तो खानदानी आरएसएस के व्यक्ति हैं, मेरे तो दादाजी भी शाखा में जाते थे। मैं आपके दादाजी कब थे? बोला 1911 में। हमने कहा ये 1925 में बनी है आरएसएस। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ, तो इसलिए ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इन्होंने तो अपना जो है दीन ईमान सब बेच के यही काम इनको करना है, सरकार किसी की भी आए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं क्या, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे आपके बहादुर शाह जफर हो, उनके परिवारों का क्या हाल हुआ, कहां है उनके परिवार? और झांसी की बराबर में ही एक बड़ी रियासत है जिन्होंने मुखबरी भी की थी शायद झांसी की रानी की, उनकी रियासत का क्या हाल है? वो मुगलों के जमाने में कहां थे, अंग्रेजों के जमाने में कहां थे, कांग्रेस के जमाने में कहां थे, भाजपा के जमाने में कहां है, और कल जो जमाना आएगा उसमें कहां रहेंगे? तो इसका अंदाजा आप बखूबी लगा लीजिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हम और आप चर्चा प्रसून जोशी की करें, बाकी लोगों की करें, करते रहिए। प्रसून जोशी जी अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में आए थे, उनका पहला प्रोग्राम था दूरदर्शन का वो, और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग तो कलम वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आलसी लोग हैं, हम फालतू जगह जाते नहीं है, हम तो लिखते पढ़ते रहते हैं। हमने सबसे पहले भाग मिल्खा भाग लिखी थी और हमें शीला जी ने आमंत्रित कर लिया था, अब यहाँ पे लिख देंगे कुछ ना कुछ, हमारा लिखने पढ़ने का काम है और क्या करें हम, बताइए। तो अब वो कथा पहले जो है, पहले कविताएं, राग दरबारी और वो सारी चीजें पहले पिछली सरकार के लिए लिख रहे थे, अब राजा बदल गया है तो इस राजा के लिए लिख रहे हैं। देखिए वो तो संजय जी वो है कि राजा ने कहा ये रात है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। बहुत अच्छी तो कविता राजा को खुश रखना है ना भाई। राजा चंद सिक्के, तभी राजा की तारीफ करोगे तभी तो वो चंद सिक्के उछालेगा, तभी तो हम पकड़ेंगे सिक्कों को ऐसे, तो हमें तो सिक्के पकड़ दे। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है। ये अलग बात है कि ये सुबह सुबह की बात है। बाकी में ठीक है, प्रसन्न जोशी जैसे लोग ही जिंदाबाद रहते हैं। एक सोशल मीडिया पे आज दिन भर एक खबर सुर्खियों में रही, और वो रही हीरो विजय की। राहुल गांधी और विजय की जोड़ी ने ऐसी मिर्ची लगाई कि सारी खबरें छोटी पड़ गई, और फिर सोशल मीडिया से वो वीडियो हटने लगे जिसमें राहुल गांधी और विजय थे। क्या सोशल मीडिया पूरी तरह से, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, एक्स हो, ये सब क्या सरकार के इशारे पे काम करेगा? संजय जी, ये बहुत ही गंभीर और गहन विषय आपने छेड़ दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो वो लड़का आया है वो नया लड़का है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस जोशो खरोश के साथ वो आया है और जिस वर्ग से वो आता है, उसने अपना आते ही जो है अपना चरित्र दिखा दिया। उसने शपथ पूरी नहीं होने दी, उसने जो जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया। 200 जो है यूनिट बिजली फ्री और ये फ्री, वो सब उसने कर दिया। मैं आज बहुत विचार इस बात पे किया है कि 2 तरह के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। जो घोषित भ्रष्टाचारी हैं, आप देख लीजिए भाई, प्रधानमंत्री खुद उनको घोषित भ्रष्टाचारी बता रहे थे जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। और दूसरे इस प्रकार के लोग मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गए हैं, तो देश में
एक इस प्रकार की लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है, राजनीतिक लड़ाई, कि दो तरह के लोग होंगे। एक विजय की तरह के लोग होंगे और एक जो है वेस्ट बंगाल के और आसाम के मुख्यमंत्री की तरह के लोग होंगे और इनकी राजनीतिक लड़ाई होगी। उसके बाद अब आप जब देखेंगे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट उठा के, वो आप एक एक लिस्ट उठाते चले जाइए। राजस्थान की उठा लीजिए, उड़ीसा की उठा लीजिए, हरियाणा की उठा लीजिए, मध्य प्रदेश की उठा लीजिए, गुजरात की उठा लीजिए, उत्तराखंड की उठा लीजिए, आप उठा लीजिए। तो जब इस तरह की राजनीतिक लड़ाई होगी तो इनका क्या हाल होगा और ये जनता कैसे पकड़ेगी इनको, उसकी कल्पना संजय जी करिए। क्योंकि ये एक शुरुआत है, ये एक नई राजनीति की शुरुआत भारत में हो रही है और राहुल गांधी ने ये बहुत अच्छा पैंतरा चला है। परंपरागत राजनीति, कभी डीएमके बन गया, कभी एडीएमके बन गया, ये जो नाटक चल रहा था, ये नाटक समाप्त होना बहुत जरूरी था। और संजय जी आप एक चीज और मत भूलिए, अगर परिस्थितियां विजय वाली बनती हैं और एक न एक दिन आ जाए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 47 में तो मोदी जी कह ही रहे हैं 47 में तो आ ही जाएगा, और राहुल गांधी भी शायद जिंदा रहेंगे 47 तक, तो 47 में आ जाए। तो अगर एक युवा प्रधानमंत्री देश का बनता है और विजय जैसे मुख्यमंत्री उसकी टीम में होते हैं तो देश में एक बड़ा बदलाव होगा और इस तरह के लोगों को सजा भी मिलेगी। अब मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि उसकी कोई टाइम की सीमा नहीं है, वो 2 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए, लेकिन इस तरह की चीजों को आप देखेंगे क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है। आप खुलेआम कह रहे हैं, आप कितना हास्यास्पद है। अगर एक उचित मतलब एक औसत बुद्धि का व्यक्ति भी उस वीडियो को सुनता है, प्रधानमंत्री के कुछ साल का पहला वीडियो सुनता है जिसमें वो उनके अधिकारी के बारे में बात बता रहे हैं, अधिकारी के बारे में करप्शन बता रहे हैं, अधिकारी की वीडियो कैमरा पे चल रही है, साफ दिख रहे हैं वो पैसे लेते हुए, वही प्रधानमंत्री जी अगले दिन उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो क्या आम आदमी इस पर थोड़ा विचार विमर्श करेगा कि नहीं करेगा? ममता बनर्जी को अलग छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अलग छोड़ दीजिए, सबको अलग छोड़ दीजिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री को और अधिकारी जी को, शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में आम जनमानस विचार करेगा कि नहीं करेगा? वो किसी भी पक्ष का हो, भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता होगा, एक बार को तो वो कहेगा यार बात गले नहीं उतर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कमी है या ऐसे लोगों का टोटा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में कोई पद ना संभाल सके और भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिकता वाला, कोई ईमानदार व्यक्ति ना हो? वही निकल जाएगा वेस्ट बंगाल में। जब वेस्ट बंगाल में आपके पास 98 साल का कार्यकर्ता है, जब वेस्ट बंगाल में कैडर है, भले ही कम लोग हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वहां हैं, इससे अच्छा तो आप मिथुन चक्रवर्ती को ही बना देते, किसी तीसरे व्यक्ति को बना देते। तो आपने इसी को क्यों बनाया है? तो इस पर जनता कभी ना कभी विचार करेगी, आज नहीं करेगी तो कुछ महीनों के बाद करेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत गंभीर विषय है और ये धीरे धीरे पकेगा और ये हो सकता है कि जिस तरह के हालात हम कह रहे हैं, मोदी जी जिसकी खुद चिंता कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, कहीं ये हालात जल्दी ना बन जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश एक खतरनाक मोड़ पर तो पहुंच ही गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी और बहुत अच्छी बातचीत की उन्होंने। आप सोचिए, आपसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी खर्चा कम करो, सोना मत खरीदो, खर्च शादी ब्याह में कम खर्चा करो, और खुद उद्योगपतियों के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं, देश की हर चीज बेच दे रहे हैं। आपकी जेब का पैसा कहां कहां उड़ाया जा रहा है आपको हिसाब किताब पता ही नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दे रहे हैं उद्योगपतियों के। कहां है विजय माल्या, कहां है चौकसी, कहां है बाकी लोग जो भाग गए देश का पैसा लेकर? आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े में, हिंदू मुसलमान के फसाद में उलझाए रहेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार का जीना हराम कर दिया प्रधानमंत्री जी ने और फिर मध्यम वर्गीय परिवार पर लात मार रहे हैं। जरा सोचिए, विचार विमर्श करिए, हिंदू मुसलमान के फसाद से आगे निकलिए, देखिए देश कैसा जा रहा है। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का, कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।